नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई। यह बैठक 1 साल बाद हुई। कोरोना के चलते यह बैठक नहीं हो पा रही थी। वहीं अब ये बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को सलाह दी कि किसी भी विपक्षी नेता पर निजी हमला ना करें। बैठक में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर, प्रहलाद पटेल समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक का आयोजन संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव में शामिल होने को कहा है। उन्होंने बताया, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर देश भर के 75 स्थानों पर 75 हफ्ते के लिए समारोहों का आयोजन किया जाएगा। 1 साल बाद हो रही इस बैठक के लिए संभावना जताई गई थी कि इसमें कोविड-19 के मद्देनजर भारत के संघर्ष व 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा। इसके अलावा देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति व मैत्री अभियान के तहत दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ति में भारत की भूमिका पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में 4 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना के कारण भाजपा संसदीय दल की बैठक 1 साल बाद हो रही इस बैठक के लिए संभावना जताई गई थी कि इसमें कोविड-19 के मद्देनजर भारत के संघर्ष व 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा। इसके अलावा देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति व मैत्री अभियान के तहत दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ति में भारत की भूमिका पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में 4 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना के कारण भाजपा संसदीय दल की बैठक 1 साल से नहीं हुई थी। अंतिम बैठक पिछले साल 17 मार्च को हुई थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की एक बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। उन्होंने पार्टी के अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाने और चुनावों के मद्देनजर नेताओं पर निजी हमले करने से बचने की सलाह दी थी। इस बैठक में मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पीएम मोदी समेत 40 लोगों के नाम की घोषणा की है, जिसमें अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक का नाम शामिल है। 126 सीटों पर होने वाले असम चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। असम में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 40 लोगों का नाम शामिल है। असम में 126 सीटों पर 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 2 मई को आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू भी भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। भाजपा उपाध्यक्ष और असम में पार्टी प्रभारी बैजयंत पांडा, चुनावी प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर और सह प्रभारी जितेंद्र सिंह भी असम के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में हैं।
भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता मनोज तिवारी और रवि किशन पर भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी होगी। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। 126 सीटों वाली असम विधानसभा के लिए पहले चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 39 सीटों पर और शेष 40 सीटों पर तीसरे और अंतिम चरण में 6 अप्रैल को मतदान होंगे। राज्य में भाजपा का दल असम गण परिषद एजीपी और यूनाइटेड पीपुल्स लिबरल यूपीपीएल के साथ गठबंधन है। एजीपी 26, यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 92 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा 70 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत विश्व शर्मा अपनी मौजूदा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। शर्मा जालूकबाड़ी विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। पहली सूची में 11 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला है। साल 2016 में भाजपा ने इतिहास रचा और 15 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस को शिकस्त देकर राज्य में पहली बार सरकार बनाई। भाजपा और उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ को 126 में से 86 सीटों पर जीत मिली थी। इस दौरान भाजपा को 60, एजीपी को 14 और बीपीएफ को 12 सीटें मिली थी। कांग्रेस केवल 26 सीट ही जीत सकी थी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। बंगाल का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी के बिछाए जाल में ममता बनर्जी फंसती जा रही हैं। जहां पहले ममता बनर्जी राम के नाम से चिढ़ रही थी, वहीं अब वो मंदिरों में मत्था टेक रही हैं और चंडी पाठ भी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने ये बात जानती हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे उनकी नैया पार नहीं लगेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बंगाल की चुनावी जंग में ममता बनर्जी का ये अंदाज शायद ही कभी देखा गया था। वहीं बीजेपी को भी यह अंदाज रास आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर से निकलकर नंदीग्राम के चक्रव्यूह में उलझी हैं। मुकाबला अपने ही सिपासालार रहे शुभेंदु अधिकारी से है। उधर नंदीग्राम सीट पर नामांकन से पहले ममता रेपाड़ा स्थित 1000 साल पुराने महारुद्राक्ष सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंची थी। बीजेपी जिस टोन में चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है, लगता है ममता उसी रास्ते पर कदम बढ़ा रही हैं। तो क्या अमित शाह ने बंगाल का जो गेम प्लान बनाया है, ममता बनर्जी उसमें उलझ गई हैं? 11 फरवरी को कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव आते आते ममता दीदी भी जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगी। जय श्री राम का नारा तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चंडी पाठ का 3 मिनट तक सार्वजनिक रूप से पाठ किया। ममता ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे साथ धर्म का कार्ड मत खेलिए, मुझे हिंदू धर्म मत सिखाइए। 70-30 यानी हिंदू मुस्लिम के अनुपात में जनता को बांटना इतना आसान नहीं है। बंगाल की चुनावी जंग में ममता बनर्जी का ये अंदाज शायद बीजेपी को भी रास आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर से निकलकर नंदीग्राम के चक्रव्यूह में उलझी हैं। बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में क्यों हिंदू हिंदू करना पार्टियों के लिए मजबूरी बन गया है। बता दें, अगर हिंदू जातियों में बटा हो तो भले ही राजनीतिक दल हिंदू हिंदू ना करें, लेकिन जब हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक की बात आती है तो राजनीतिक दलों के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करना आसान हो जाता है। बंगाल में लगभग 70% हिंदू हैं, तो ये बात टीएमसी भी जानती है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसीलिए हिंदुओं को साधना भी बेहद जरूरी है। बड़ी बात यह भी है कि ममता बनर्जी के लिए पिछले चुनाव का आंकड़ा भी चिंता का सबब है। 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर में 77.46% वोट के साथ सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी को करीब 95,000 वोटों से शिकस्त दी थी।
यानी ममता ने 12.69% ज्यादा मत हासिल किए। लेकिन इसके 5 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो ममता की जीत का अंतर बहुत कम हो गया। इस बार ममता को 65,520 वोट मिले, यानी 2011 में जितना उनकी जीत का अंतर था उससे भी 30,000 वोट कम मिले उन्हें। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को 40,219 वोट हासिल हुए। इस बार दीदी ने 25,301 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन 2011 के मुकाबले उन्हें 29.79% कम वोट मिले। बीजेपी के चंद्र कुमार बोस को इस चुनाव में 26,291 वोट मिले थे। ऐसे में टीएमसी विरोधी वोटों को जोड़े तो ममता को मिले वोटों से ज्यादा हैं। साथ ही ये फैक्टर भी अहम है कि पिछला चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति पर नहीं हुआ था। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। वाराणसी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। तमाम विदेशी हस्तियां इस गंगा आरती में शरीक हो चुकी हैं और इसका आनंद उठाया है। वहीं अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शिरकत करने वाले हैं। क्या है राष्ट्रपति का पूरा प्लान, आइए हम आपको बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में देश विदेश की तमाम हस्तियां शरीक हो चुकी हैं और अब बारी है देश के राष्ट्रपति की। जी हां, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी गंगा आरती में शरीक होंगे। राष्ट्रपति कोविंद 13 मार्च को 3 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का 13 से 15 मार्च तक वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे का कार्यक्रम है। दौरे के पहले ही दिन राष्ट्रपति कोविंद काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि 13 मार्च को ही राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का भी दीदार करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब देश के राष्ट्रपति काशी की गंगा आरती में विहंगम नजारों के गवाह बनेंगे। इसमें अब तक विदेश और देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री नामचीन हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने इस संबंध में बताया कि उन्हें राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम की सूचना मिली है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण कर बाबा के भव्य दरबार का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। अगले दिन सोनभद्र और मिर्जापुर का दौरा करेंगे। 15 को वे वाराणसी में आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं दोपहर बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवागमन के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवास व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं पर भी मंथन किया। उन्होंने कहा कि सभी रूटों पर ट्रैफिक, सड़क सहित अन्य व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करा लें। शहर में बेहतर साफ सफाई और समुचित लाइटिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उधर मिर्जापुर व सोनभद्र के जिला प्रशासन के अधिकारी संभावित कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों में जुट गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के पीछे क्या कारण है, ये बात सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिससे पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत दिन तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वहीं रावत की विदाई के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की तेजी भी एक कारण दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई क्यों हुई? आखिर बीजेपी को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि उनके चेहरे पर अगले साल होने वाला चुनाव लड़ना पार्टी को डुबो सकता है? बावजूद इसके कि बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो पहाड़ों पर खूब चला है,
बल्कि दौड़ा भी है। उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे इन सवालों के जवाब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के गलियारों में ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि जवाब पहाड़ी राज्य में ही मौजूद है। आप थोड़ा टटोलना शुरू करेंगे तो एक एक कर इसका जवाब मिलता चला जाएगा। क्या आप मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं? जब ये सवाल बद्रीनाथ के पुजारी से पूछा तो वो लगभग फट पड़े थे। उनका गुस्सा लॉकडाउन के कारण चौपट हुए काम धंधों और मंदिरों को चारधाम श्राइन बोर्ड के दायरे में लाने को लेकर था। लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी और मोदी नहीं, सीएम रावत थे। उत्तराखंड के सुदूर सीमांत इलाके में सीएम के खिलाफ असंतोष की झलक मिली थी, और वो भी उस तबके में जिसे भगवा पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। हर बार सवाल का जवाब कमोबेश एक जैसा ही मिलता रहा। मोदी और बीजेपी तो ठीक हैं, लेकिन सीएम नहीं। चुनाव से करीब एक साल पहले बीजेपी राज्य में चेहरा बदलने के लिए अब जिस तरह से आतुर दिखाई दी, उससे लगता है कि देर सवेर सही, लेकिन उसने इसे भांप लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अगर अपने पत्ते फेंट भी लेती है तो इतने कम समय में क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? 18 मार्च 2017 में बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत की होली खेली थी। 17 में से 57 सीटों की भारी जीत और उम्मीदों के साथ रावत ने कुर्सी संभाली थी। संयोग की बात थी कि उसके ही अगले दिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम की कुर्सी संभाली, जो उनके ही गृह जनपद पौड़ी से आते हैं। प्रदेश भले ही अलग थे, लेकिन पहले ही दिन से रावत और योगी के काम की तुलना होती रही और हो रही है। रावत पर निष्क्रिय सीएम का ठप्पा लगाने का एक काम यूपी में योगी की तेजी ने भी किया है। गाहे बगाहे यूपी में योगी की सख्त छवि और हर अच्छे काम की तुलना त्रिवेंद्र सिंह रावत से होती रही, और वो अपनी अलग ही छवि में कैद होते रहे। बताने सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात ही नहीं, बल्कि जिस जिस राज्य में चुनाव है वहां सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पोस्टर बॉय बनकर सामने आए हैं। वहीं एक सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने ही राज्य में हाशिए पर नजर आए। दूसरी ओर एक चर्चा यह भी है कि जहां योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य की कमान ठीक से संभाल रखी है, वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत छोटे से राज्य को भी संभालने में असफल रहे। कहानी के पीछे कई कारण और भी हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीएम पद से छुट्टी में एक कारण योगी की तेजी भी मानी जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।